कभी इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा नाम दर्ज हुआ जिसने अकेले अपनी बुद्धि और नीतियों से पूरे भारत की दिशा बदल दी। एक साधारण ब्राह्मण, न कोई सेना, न कोई सिंहासन, फिर भी साम्राज्य को हिला देने की शक्ति। जिसके अपमान ने एक क्रांति जन्मी, जिसने विदेशी आक्रमणों से टूटे भारत को एक चक्रवर्ती साम्राज्य में बदल दिया, और जिसने अपनी चतुराई, संयम और नीति की धार से एक साधारण लड़के को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया, वो भी बिना तलवार उठाए, बिना रक्त बहाए, केवल बुद्धि की धार से। वह था चाणक्य, जिसकी सोच तलवार से तेज और जिसकी नीति आग से भी प्रखर थी। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान नीति निर्माता, शिक्षक और राष्ट्र विचारक थे। उनका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिला के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। चाणक्य ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर और आगे की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर के निकट स्थित थी, केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि विश्व का बौद्धिक प्रवेश द्वार थी। यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। चाणक्य न केवल वहाँ के सबसे प्रतिभाशाली शिक्षकों में से एक थे, बल्कि उन्होंने छात्रों और व्यापारिक मार्गों से गुजरने वाले यात्रियों के माध्यम से देश की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी जुटाने को अपनी आदत बना लिया था। इससे उन्हें देश की सुरक्षा और एकता के अभाव का पहला स्पष्ट एहसास हुआ। इसी काल में पश्चिम से मैसेडोनिया का शासक महान सिकंदर का आक्रमण हुआ। उसकी सेनाएं 326 ईसा पूर्व भारत की सीमाओं में प्रवेश कर चुकी थी। तक्षशिला के शासक राजा आम्भी थे। आम्भी का राज्य उत्तर पश्चिम सीमांत का सबसे महत्वपूर्ण और संसाधन युक्त राज्य था। आम्भी की सेना भी विशाल थी और उनकी भौगोलिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि वे लंबे समय तक यूनानी आक्रमण को रोक सकते थे। यूनानी लेखों के अनुसार आम्भी की इस शक्ति और सैन्य बल के बावजूद उन्होंने दूरदर्शिता दिखाने के बजाय अप्रत्याशित रूप से सिकंदर की सैन्य शक्ति को देखते हुए बिना युद्ध किए पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। यह चाणक्य जैसे राष्ट्र प्रेमी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक विश्वासघात थी। और वहीं राजा पुरु, जिन्हें पोरस भी कहा जाता था, उनका राज्य पंजाब क्षेत्र में झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। अपने पड़ोसी राजा आम्भी के विपरीत पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। झेलम नदी के किनारे पोरस ने वीरता से युद्ध किया। पोरस की सेना हार गई, लेकिन सिकंदर उनकी युद्ध कुशलता और अद्भुत साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उनका राज्य वापस कर दिया। चाणक्य ने देखा कि सिकंदर के सेनापति, जो सिंधु और पंजाब में शासक बन बैठे थे, वो स्थानीय जनता का अत्यधिक आर्थिक शोषण करते थे। इन्हीं विचारों के साथ चाणक्य मगध की शक्तिशाली राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उनका लक्ष्य था नंद सम्राट धनानंद को समझाना। धनानंद मगध का अंतिम नंद शासक था। वह अत्याचारी था, लेकिन अभूतपूर्व शक्ति का स्वामी था। यूनानी लेखों के अनुसार मगध की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से 6,000 हाथी थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका
और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार धनानंद की सबसे बड़ी विशेषता उसका अत्यधिक धन था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार एक लंबे इंतजार के बाद चाणक्य को दरबार में आने की अनुमति मिली। राष्ट्र के संकट पर चर्चा करने के लिए कोई उपयुक्त आसन खाली न देखकर विद्वान चाणक्य आत्मविश्वास से एक खाली पड़े प्रमुख आसन पर बैठ गए। बस यही कृत्य धनानंद के अहंकार को चीर गया। विलासी धनानंद ने चाणक्य की कुरूपता और फटी वेशभूषा का उपहास करते हुए उन्हें तुरंत आसन से उतरने का आदेश दिया। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के अनुसार दरबार की सीढ़ियों पर अपनी अपमानित शिखा को खोलकर चाणक्य ने क्रोध की अग्नि में धनानंद को देखते हुए भीषण प्रतिज्ञा ली कि वे तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे जब तक नंद साम्राज्य का जड़ से अंत नहीं कर देते। अपमान के बाद चाणक्य ने पाटलिपुत्र छोड़ दिया और भारत की सीमाओं की ओर निकल पड़े। इसी दौरान चाणक्य की मुलाकात एक युवा प्रतिभाशाली बालक चंद्रगुप्त से हुई। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त के कुल को लेकर मतभेद है। बौद्ध और जैन स्रोतों के अनुसार वह पिप्पीलिवन के मौर्य क्षत्रिय थे, जबकि पौराणिक और ब्राह्मण स्रोतों के अनुसार वह नंद राजा की दासी मुरा का पुत्र मानते हैं। चाणक्य ने उसे राजनीति, युद्ध नीति और शासन की बारीकियां सिखाईं। नंदों को पराजित करने के लिए चाणक्य ने युद्ध से ज़्यादा सूचना और जासूसी पर भरोसा किया। अर्थशास्त्र में विस्तृत वर्णन है कि चाणक्य की गुप्तचर प्रणाली में सभी प्रकार के लोग शामिल थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने शुरू में सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में वर्णित लोक कथाओं के अनुसार इसी हार के बाद चाणक्य ने अपनी योजनाएं बदली। हीर की कहानी से सीख लेते हुए उन्होंने परिधि से हमला किया। यह कथा बताती है कि एक महिला अपने बच्चे को गर्म खीर खाने पर डांट रही थी, क्योंकि वह किनारे से खाने के बजाय बीच से खा रहा था। उसने बच्चे से कहा, तुम भी मूर्खता में चाणक्य जैसे हो। चाणक्य ने यह सुना और समझा कि केंद्र पर सीधा हमला खीर के बीच से खाने जैसा है। सफलता पाने के लिए सीमांत क्षेत्रों को पहले जीतना होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यूनानी क्षत्रपों पर छापामार युद्ध शुरू करवाया। इस रणनीति का मुख्य आधार पहाड़ी क्षेत्रों का ज्ञान था। चाणक्य के मार्गदर्शन में छोटे छोटे दल अचानक जंगल या पहाड़ों से यूनानी टुकड़ियों पर हमला करते थे। वे आपूर्ति मार्गों को काटते थे, सोते हुए सैनिकों पर हमला करते थे और तुरंत घने जंगलों में गायब हो जाते थे। यूनानी सेनाएं बड़ी होने के बावजूद अनजान और दुर्गम रास्तों पर इन छोटे स्थानीय हमलों से त्रस्त हो गईं। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के अनुसार उन्होंने हिमालय क्षेत्र के राजा प्रवर्तक जैसे शासकों से भी गठबंधन किया। चाणक्य की यह रणनीति रंग लाई। यूनानी क्षत्रप जैसे पाइथन और यूडेमस भीतर से इतने परेशान हो गए कि वे हार मानने लगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से लगभग 324 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चले अभियान में उन्हें उत्तर पश्चिम भारत से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। जब नंद सेना और प्रशासन भीतर से डगमगाने लगे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पुनः पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करवाई। धनानंद युद्ध में पराजित हुआ। पुराणों में वर्णित है कि उसे अपनी संपत्ति का कुछ भाग लेकर मगध से भागने का मौका दिया गया था।
लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक हुआ और चाणक्य उनके महामंत्री बने। चाणक्य ने शासन की मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था तैयार की। उन्होंने राज्य संचालन के सिद्धांतों पर अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ राजनीति, कूटनीति, सेना, वित्त और गुप्तचर व्यवस्था पर दुनिया का सबसे विस्तृत प्राचीन ग्रंथ है। चाणक्य ने केवल शासन परिवर्तन नहीं किया, उनका अंतिम लक्ष्य अखंड भारत की स्थापना था, जहां कोई विदेशी शक्ति देश की सीमा में प्रवेश न कर पाए। उन्होंने एक साधारण बालक को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट बनाकर देश को एकीकृत और संगठित होने की दिशा दी। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण बना कि जब बुद्धि, साहस और नीति परायणता एक साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। अंत में चाणक्य ने महामंत्री का पद त्याग दिया। राजसी वैभव और सत्ता के शिखर को छोड़कर वह फिर से एक साधारण जीवन की ओर मुड़ गए। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र के करीब, जहां कभी उनका अपमान हुआ था और जहां से उन्होंने अपनी भीषण प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने अपने अंतिम दिन जाप और तप में व्यतीत किए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने और राष्ट्र को एक संगठित स्वरूप देने के बाद इस महान नीति निर्माता ने उसी मगध की धरती पर अपनी अंतिम सांस ली। वह धरती जिसे उन्होंने केवल बुद्धि के बल पर सुरक्षित किया था। अगर आपको इतिहास की ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारत के गौरवशाली अतीत की हर कहानी आप तक पहुंचे।